वेलकम टू द क्लासरूम स्टूडेंट्स। आज हम 6th क्लास की मैथमेटिक्स के सब डोमेन नंबर 6 यानी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के एक्सरसाइज 6.3 को स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 6.3 में हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है और इसकी स्टेटमेंट है राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। यानी हमें कहा जा रहा है कि नीचे आपको जो स्टेटमेंट्स हमने दी है इनको अपने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में लिखना है। तो इसमें हमें फर्स्ट पार्ट दिया गया है। फर्स्ट पार्ट में स्टेटमेंट हमारे पास है कि द सम ऑफ 3a एंड 8 यानी 8 और 3a का हमने सम करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद हम जस्ट फर्स्ट हमें जो दिए गए है वो है 3a, तो हम 3a को लिखेंगे। एंड सम है तो सम का मतलब होता है प्लस यानी एडिशन, तो दरमियान में प्लस का साइन लिखा। एंड सेकंड नंबर जो हमें दिए गए है कांस्टेंट है वो हमारे पास है 8, तो 3a + 8 यही हमारे पास आंसर आ गया है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की फॉर्म में। सेकेंड पार्ट में हमें कहा जा रहा है कि डिफरेंस ऑफ 5p एंड 5 यानी 5p और 5 का जो डिफरेंस है इसका अपने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में लिखना है। तो सबसे पहले यहाँ पर लिख लेते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद फर्स्ट हमें 5p दिए गए है तो 5p को लिखेंगे। एंड डिफरेंस का मतलब आपको पता है कि माइनस करना, डिफरेंस कहते हैं माइनस को, तो इसमें से माइनस करेंगे हम 5 को। 5p डिफरेंस 5 ये हमने किया, तो ये हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में इसका आंसर आ चुका है। थर्ड पार्ट में हमें बताया जा रहा है कि डिवाइड 5a बाई 8b यानी 5a को 8b पर अपने डिवाइड करना है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद हमें फर्स्ट 5a दिया गया है तो 5a को लिखेंगे, दरम्यान में डिवीजन का साइन लगा देंगे। एंड नेक्स्ट हमें दिया गया है 8b, तो 5a डिवाइडेड बाई 8b हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में इसका आंसर आ चुका है। इसी क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है पार्ट नंबर 4, और फोर्थ पार्ट में भी हमारे पास एक स्टेटमेंट है प्रोडक्ट ऑफ अ नंबर n एंड 4 टाइम्स अ वेरिएबल y यानी एक नंबर है n, उसे हम उसका हमने प्रोडक्ट करना है किसके साथ, 4 टाइम वेरिएबल y के साथ हमने इसका प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर सॉल्यूशन लिखेंगे। सॉल्यूशन लिखने के बाद हमें फर्स्ट नंबर दिया गया है n, तो हमने n को लिखा और इसका प्रोडक्ट यानी इसे मल्टीप्लाई करना है कौन से नंबर के साथ, 4 टाइम y के साथ। 4 टाइम y का मतलब है कि 4y के साथ हमने इसको मल्टीप्लाई करना है। तो 9 मल्टीप्लाई बाय 4y ये हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में इसका आंसर आ गया है। इसी को आप मुख्तलिफ तरीके से भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप इसी को यानी इसी को आप लिख सकते हैं n, और इस मल्टीप्लिकेशन को साइन को ख़त्म करके इस 4y को ब्रैकेट में लिखें तो n इंटू 4y ये भी आप लिख सकते हैं। और अगर आप ये जो इसके साथ जो कोफिशेंट लगा है इसे पहले ले आएँ यानी 4y को पहले लिख दें और n को बाद में लिख दें तो 4yn ये इस तरह भी आप लिख सकते हैं, या आप इसे 4ny इस तरह से भी लिख सकते हैं। जिस तरीके से आपने लिखना चाहे इस तरीके से लिखें तो ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट एंड ये भी करेक्ट है। इसे आप मुख्तलिफ तरीक़ों से लिख सकते हैं। पार्ट नंबर 5 में हमें कहा जा रहा है कि कॉस्ट ऑफ n लीटर्स ऑफ कुकिंग ऑयल एट 170 पर लीटर यानी हमारे पास n नंबर ऑफ लीटर्स हैं, n नंबर्स ऑफ लीटर्स हैं, उसको हमने मल्टीप्लाई करना है किस चीज़ के साथ, 170 रुपीज़ का 1 लीटर है उसके साथ मल्टीप्लाई कर लेना है। तो यहाँ पर सॉल्यूशन लिखेंगे। सॉल्यूशन लिखने के बाद हम 170 1 लीटर का प्राइस है, इसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे n के साथ। तो किसी भी कांस्टेंट को अगर हम वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो दरमियान में हम मल्टीप्लिकेशन का साइन नहीं लगाते, तो इसलिए हम इसे डायरेक्ट 170 n लिख सकते हैं। और इसके साथ आप रुपीज़ भी साइड पर लिख लें यानी रुपीज़ रेस लिख दें, रेस 170 n ये हमारे पास इसका आंसर आ चुका है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की फॉर्म में। एक्सरसाइज 6.3 का हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, और इसकी स्टेटमेंट है वसीम इज़ 2 टाइम्स एज ओल्ड एज उमर यानी कहा जा रहा है कि वसीम की जो एज है वो उमर से दुगनी है यानी डबल है उसकी। एंड उमर इज़ 3 ईयर्स ओल्डर देन आमिर, और उमर जो है वो आमिर से 3 साल बड़ा है। इफ़ उमर इज़ n ईयर ओल्ड अगर उमर की एज जो है वो n ईयर है, देन राइट द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ, देन हमें कहा जा रहा है कि नीचे आपने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखने हैं जो हमें पार्ट 1 2 3 दिए गए हैं। फर्स्ट पार्ट में है वसीम एज, सेकंड पार्ट में है उमर एज, और थर्ड पार्ट में है आमिर एज। इन तीनों की एज हमने लिखनी है। तो क्वेश्चन के मुताबिक हमारे पास जो आमिर है उमर है सॉरी उमर की एज हमें दी गई है, उमर की एज है n ईयर्स यानी n ईयर्स जो है ये उमर की एज है, ये हमारे पास आ गया है उमर, ऐसे आप उमर कंसीडर कर लें। एंड वसीम की एज हमें दी गई है, वसीम की जो एज हमें बताई गई है वो डबल है उमर की एज के, यानी उमर की एज अगर n ईयर है
तो वसीम की एज के साथ हम उमर की एज को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 2 को n के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 को n के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2n आ गया। 2n ये उम्र है किसकी, एज है किसकी, वसीम की। एंड आमिर की एज जो है वो कितनी है, तो यहाँ पर हम आमिर की एज लिखेंगे। आमिर की जो एज हमें बताई गई है वो आमिर की एज के बारे में हमें बताया जा रहा है कि उमर जो है ये आमिर से 3 साल बड़ा है, यानी उमर से आमिर जो है ये 3 साल छोटा है। तो उमर की जो एज है वो 9 ईयर्स है। तो n में से अगर हम माइनस कर दें 3 ईयर्स को, n-3 ईयर्स, ये किसकी एज आ जाएगी, ये हमारे पास आ जाएगी आमिर की एज। तो हम यही कुछ करेंगे यहाँ पर, यानी सबसे पहले हम उम्र की एज लिख लेंगे। उम्र की एज हमें क्वेश्चन में ही दी गई है, वो कि हमारे पास है n ईयर्स। ये n ईयर्स जो है ये किस चीज़ की उम्र की एज है। अब n ईयर्स उम्र की एज थी। वसीम की एज का हमें बताया गया है कि ये उम्र की एज के डबल है, तो इसे हमने 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आया था 2n ईयर्स। तो वसीम की जो एज है वो हमारे पास होगी 2n ईयर्स। 2n ईयर्स ये एज आ गई वसीम की। एंड अब रह गई आमिर की एज। तो आमिर के बारे में हमें कहा जा रहा है कि वो उम्र से 3 साल छोटा है, यानी उम्र की एज अगर 9n ईयर्स है तो n में से हम 3 साल को माइनस कर देंगे। तो n में से हमने 3 को माइनस किया, n-3 ईयर्स, ये किसकी एज आ गई है, ये आमिर की एज आ गई है। तो तीनों की एज हमारे पास फाइंड हो चुकी हैं, वसीम, उमर एंड आमिर की एज, और यही हमारे पास आंसर है। एक्सरसाइज 6.3 का हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, और इसमें हमें कहा जा रहा है कि राइट द अलजेब्रिक टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, यानी हमें नीचे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस दिए गए हैं और हमें कहा जा रहा है कि इसमें जो अलजेब्रिक टर्म्स यूज़ हुए हैं इनका अपने अलग-अलग से लिख लेने हैं। तो इसमें हमें फर्स्ट पार्ट दिया गया है। फर्स्ट पार्ट में हमारे पास एक्सप्रेशन है n+3। इसके हमने अलजेब्रिक टर्म्स को अलग-अलग से लिखना है, तो सबसे पहले यहाँ पर लिख लेते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद आप देख सकते हैं कि एक इसमें वेरिएबल है और एक इसमें कांस्टेंट है, यानी जो इक्वेशन एक्सप्रेशन हमारे पास है वो है n+3। तो हमारे पास इसमें दो हैं, यानी एक प्लस से बाद वाला है और एक प्लस से पहले वाला है। प्लस इन दोनों को डिफरेंशिएट कर रहा है, यानी अलग-अलग कर रहा है दोनों को। तो एक इसमें जो हमारे पास है वो है n, एक टर्म हमारे पास n है और दूसरी टर्म हमारे पास 3 है, यानी एक कांस्टेंट था और एक वेरिएबल था, दोनों अलग-अलग सी टर्म्स थी। तो इन दोनों को हमने दरमियान में कामा लगा कर बता दिया कि हमारे पास दो टर्म्स हैं, एक n है और एक 3 है। ये दोनों टर्म्स हमारे पास इस एक्सप्रेशन में यूज़ हुई हैं। सेकंड पार्ट में भी हमें एक एक्सप्रेशन दिया गया है और इसके भी हमने अलजेब्रिक टर्म्स जो है इनको अलग-अलग से लिखना है। तो इसमें भी जो हमारे पास एक्सप्रेशन है वो है 2n+6m। तो जो प्लस होता है या माइनस होता है वो दो टर्म्स को मतलब डिफरेंशिएट कर रहा होता है कि अलग-अलग कर रहा होता है। तो यहाँ पर भी दरमियान में एक ही प्लस है, एक प्लस के बाद वाला टर्म है और एक प्लस से पहले वाला टर्म है। दोनों टर्म्स आपस में प्लस हो रही हैं, तो हम इन दोनों टर्म्स को अलग-अलग लिख लेंगे। फर्स्ट टर्म हमारे पास है 2n और से कॉमा के प्लस की जगह पर हम कॉमा लगा देंगे, और सेकंड टर्म जो हमारे पास है वो है 6m, यानी 2n और 6m दोनों अलग-अलग से टर्म्स थी, तो हमने इनको अलग-अलग से लिख दिया है। इसी क्वेश्चन का हमें थर्ड पार्ट दिया गया है और थर्ड पार्ट में भी हमारे पास इसी टाइप का एक एक्सप्रेशन है। एक्सप्रेशन क्या है हमारे पास, l मल्टीप्लाई बाय m मल्टीप्लाई बाय n। तो इसको भी हमने इसमें देखना है कि कितने टर्म्स यूज़ हुए हैं। तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन है l मल्टीप्लाई बाय m मल्टीप्लाई बाय n। मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई भी वेरिएबल आपस में मल्टीप्लाई हो रहा हो तो इसके साथ दरमियान में हम मल्टीप्लिकेशन का साइन नहीं लिखते। तो पहले तो इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी l m n, ये तीनों आपस को मैं मल्टीप्लाई कर दिए, यानी मल्टीप्लिकेशन का साइन हमने ख़त्म कर दिया। अब आप देख सकते हैं कि इसमें यही एक ही जो है वो अलजेब्रे के टर्म यूज़ हुई है, l m n, ये एक ही टर्म है। मल्टीप्लिकेशन का साइन दरमियान में से ख़त्म हो गया क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई हो रहे थे, और मल्टीप्लिकेशन जो होता है वो दो टर्म्स के दरमियान नहीं होता, तो इसलिए हमने एल एम एन इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास एक ही टर्म बन गया है एल एम एन, और यही इसमें एक ही टर्म यूज़ हुआ है। पार्ट नंबर 4 हमारे पास है और इसमें भी आप देख सकते हैं कि हमें एक एक्सप्रेशन दिया गया है। इसमें भी जितने टर्म्स यूज़ हुए हैं उनको हमने अलग से लिखना है। तो एक्सप्रेशन हमारे पास है 4xy प्लस 6y माइनस 5। तो आप देख सकते हैं कि एक प्लस है और एक माइनस है। तो प्लस से पहले एक टर्म है, एक टर्म दरमियान में है और एक टर्म लास्ट में है। तो यहाँ पर हमारे पास तीन टर्म्स यूज़ हैं, तीनों को हम अलग से लिखेंगे। फर्स्ट टर्म हमारे पास है 4xy, दरमियान में कॉमा। सेकंड टर्म हमारे पास है 6y, दरमियान में अगेन कॉमा, एंड लास्ट टर्म हमारे पास हुआ है 5। तो इन तीनों टर्म्स को हमने अलग-अलग से लिख दिया है।
नेक्स्ट एंड लास्ट पार्ट हमारे पास है पार्ट नंबर 5, और फिफ्थ पार्ट में भी हमारे पास एक एक्सप्रेशन है AB+2। इसमें भी हमने देखना है कि कितने टर्म्स यूज़ हुए हैं। तो अभी आपको टर्म की इजीली समझ आ गई है, यानी जो एक्सप्रेशन हमारे पास है AB+2, तो इसमें दो टर्म्स यूज़ हुए हैं, एक प्लस के बाद वाला है और एक प्लस से पहले वाला। ए बी को हमने अलहदा लिखा एंड टू को अलहदा लिखा, यही दोनों टर्म्स यूज़ हो रही थी और यही हमारे पास आंसर है। एक्सरसाइज 6.3 का हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, और इसकी स्टेटमेंट है राइट द कोफिशिएंट्स ऑफ ईच टर्म्स इन द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। यानी हमें कहा जा रहा है कि आपको नीचे हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस दिए गए हैं, इनमें से आपने कोफिशिएंट्स को अलग करके लिखना है कि कोफिशिएंट इसमें से कौन सी हैं, आपने कोफिशिएंट को अलग करके लिखना है। तो यहाँ पर आपने एक कॉन्सेप्ट को अपने क्लियर कर देना है कि कोफिशिएंट क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है और कांस्टेंट क्या होता है। तो कोफिशिएंट की डेफिनेशन हमारे पास है। तो कोफिशिएंट की डेफिनेशन हमें बता रही है कि द मल्टीप्लाइंग फैक्टर ऑफ अ वेरिएबल इन एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज कॉल्ड कोफिशिएंट। यानी हमें कहा जा रहा है कि किसी भी वेरिएबल के साथ जो उसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर होता है उसे हम कोफिशिएंट कह सकते हैं। बहुत इजी है। यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल भी देकर समझा देता हूँ। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक एक्सप्रेशन है 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि x जो है ये एक वेरिएबल है, y भी एक वेरिएबल है, लेकिन यहाँ पर x के साथ एक मल्टीप्लाई हो रहा है, नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर जो है इसका 3 है। तो ये 3 मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, तो इस वाले 3 को हम कहेंगे ये एक क्या है, ये एक कोफिशिएंट है। इसी एक साथ को मैं अलग से लिख लेता हूँ, 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। तो इसमें ये जो 3 है ये हमारे पास आ जाएगा कोफिशिएंट, इसके साथ आप यहाँ पर लिख लें कोफिशिएंट। ये 3 इसका कोफिशिएंट आ गया। ये अलहदा से जो भी एक वेरिएबल होगा इसको हम बोलेंगे ये वेरिएबल है। यहाँ पर हमारे पास दो वेरिएबल हैं, एक x है और एक y है, और जो अलहदा से 1 लिखा होगा यानी जिसके साथ कोई भी वेरिएबल ना हो तो इसका हमको सीखते हैं कि ये कांस्टेंट है। तो ये कांस्टेंट हम इसके साथ लिख देंगे। तो इसमें तीन चीज़ें होती है, एक कोफिशिएंट होता है, एक वेरिएबल और एक कांस्टेंट होता है। कोफिशिएंट हमेशा किसी भी वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा होगा तो उसे हम कोफिशिएंट कहेंगे। अलहदा से जो वेरिएबल होगा उसको वेरिएबल कहेंगे, जो भी इंग्लिश का अल्फ़ाबेट होगा उसे वेरिएबल कहेंगे, और अलहदा से जो भी काउंटिंग नंबर लिखा होगा उसको हम कांस्टेंट कह सकते। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें कोफिशिएंट्स को अलहदा करने को कहा जा रहा है। तो इसमें हमें फर्स्ट पार्ट दिए गए है। फर्स्ट पार्ट में हमारे पास है 4a प्लस 3b। इसमें से हमने कोफिशिएंट्स को अलहदा करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर लिख लेते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद हम एक्सप्रेशन को एक मरतबा सेम एज इट इज लिखेंगे, यानी 4a प्लस 3b, ये हमने लिखा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दो वेरिएबल्स हैं, एक है a और एक है b। ए के साथ जो कोफिशिएंट मल्टीप्लाई हो रहा है वो है 4, तो एक कोफिशिएंट हमारे पास आ गया है 4 एंड दूसरा कोफिशिएंट हमारे पास है 3। यानी 3 जो है वो भी वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और 4 जो है वो भी वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। और जो भी चीज़ वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई होती है, जो भी नंबर वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई होता है, तो इसे हम कोफिशिएंट कहते हैं। तो इस एक्सप्रेशन में दो कोफिशिएंट थे 4 एंड 3, और यही हमारे पास आंसर है। सेकंड पार्ट हमें दिए गए है इसी क्वेश्चन का, और इसमें हमें एक एक्सप्रेशन दी गई है 23ab। इसमें भी जो कोफिशिएंट है उसे हमने अलहदा करके लिखना है। तो एक्सप्रेशन हमें दिए गए है 23ab। ए बी यहाँ पर एक वेरिएबल है और इसके साथ 23 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसका मतलब है कि 23 जो है ये यहाँ का कोफिशिएंट है। तो 23 को हमने लिख दिया और यही इसका आंसर है। इसी क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है पार्ट नंबर 3, और थर्ड पार्ट में भी हमें एक एक्सप्रेशन दी गई है 2 डिवाइडेड बाय 5, और इसके साथ है एक्स वाई जेड। इसमें भी हमने क्या लिखना है, कोफिशिएंट को अलग से लिखना है। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद हम एक्सप्रेशन को एक मरतबा सेम एज इट इज लिखेंगे 2 डिवाइडेड बाय 5, और इसके साथ वेरिएबल है एक्स वाई जेड। एक्स वाई जेड एक वेरिएबल है और ये जो है नंबर जो है इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो जो भी वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई होता है वो इसका क्या होता है, कोफिशिएंट होता है। तो यहाँ का कोफिशिएंट है 2 डिवाइडेड बाय 5। 2 डिवाइडेड बाय 5 इसका कोफिशिएंट आ गया, यही इसका आंसर भी है। नेक्स्ट पार्ट हमें दिया गया है पार्ट नंबर 4, और फोर्थ पार्ट में भी एक एक्सप्रेशन है PQR प्लस 85। इसमें भी हमने कोफिशिएंट को अलग से लिखना है। तो यहाँ पर सबसे पहले लिख लेते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद एक्सप्रेशन को एक मरतबा सेम एज इट इज लिखेंगे। PQR हमें दिए गए है प्लस 85। इसमें आप देख सकते हैं कि जो वेरिएबल हमारे पास है वो है PQR, और PQR के साथ कुछ भी मतलब नहीं लिखा हुआ है, कोई भी नंबर नहीं लिखा हुआ है। तो जहाँ पर कोई भी नंबर ना हो वहाँ पर 1 होता है। तो यहाँ का जो वेरिएबल जो कोफिशिएंट है वो हमारे पास है 1। 1 यहाँ का कोफिशिएंट है, तो इसलिए हमने 1 को लिख दिया। 85 कोफिशिएंट नहीं बन सकता क्योंकि 85 किसी भी वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई नहीं हो रहा।
तो 85 जो है ये एक कांस्टेंट है, कोफिशिएंट नहीं है। इसी क्वेश्चन का नेक्स्ट एंड लास्ट पार्ट हमें दिया गया है पार्ट नंबर 5, और फिफ्थ पार्ट में भी हमारे पास एक एक्सप्रेशन है 15p प्लस 81q प्लस 9। ये हमें एक एक्सप्रेशन दी गई है। तो सबसे पहले यहाँ पर सॉल्यूशन लिखेंगे। सॉल्यूशन लिखने के बाद हम एक्सप्रेशन को एक मरतबा सेम एज इट इज लिख देंगे 81q प्लस 9। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो वेरिएबल्स हैं वो है p q। p यहाँ का वेरिएबल है और यहाँ का वेरिएबल है q। p के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है 15, तो 15 एक कोफिशिएंट है। और इसी तरह 81 भी q के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 81 भी एक कोफिशिएंट है। 9 कोफिशिएंट नहीं हो रहा है क्योंकि इसके साथ कोई भी वेरिएबल मल्टीप्लाई नहीं हो रहा। तो 15 एंड 81 ये दोनों हमारे पास कोफिशिएंट थे लास्ट पार्ट के, और यही इसका आंसर है। एक्सरसाइज 6.3 का हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, और इसकी स्टेटमेंट है सेपरेट द कांस्टेंट्स वेरिएबल्स एंड कोफिशिएंट ऑफ ईच टर्म्स इन द फॉलोइंग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। यानी हमें कहा जा रहा है कि नीचे आपको जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दिए गए हैं इसमें से आपने कांस्टेंट, वेरिएबल और कोफिशिएंट तीनों को अलग-अलग से लिखना है कि कांस्टेंट कौन सा है, वेरिएबल कौन सा है और कोफिशिएंट कौन सा है। तो इसमें हमें फर्स्ट पार्ट दिया गया है। फर्स्ट पार्ट में हमारे पास एक एक्सप्रेशन है 8a प्लस 1। इसके हमने सब चीज़ों को अलग-अलग करके लिखना है। तो सॉल्यूशन लिखेंगे। सॉल्यूशन लिखने के बाद हम क्वेश्चन को यानी एक्सप्रेशन को एक मरतबा सेम एज इट इज लिख देंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि a जो है इसमें ये एक वेरिएबल है और 8 जो है इसका कोफिशिएंट है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, तो यहाँ का जो कोफिशिएंट हमारे पास है वो हमारे पास है 8। तो 8 को हमने कोफिशिएंट के साथ लिखा। वेरिएबल यहाँ पर हमारे पास a है, तो a को हमने वेरिएबल लिखा। एंड 1 जो है ये इसका कांस्टेंट है, तो 1 को हमने कांस्टेंट के साथ लिख दिया। यानी जो भी नंबर किसी भी वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई होता है तो वो होता है कोफिशिएंट। तो इसलिए 8 को हमने कोफिशिएंट लिखा। एंड किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं, इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स होते हैं, उनको हम वेरिएबल्स कहते हैं। तो a को हमने वेरिएबल्स के साथ लिखा। एंड जो नंबर होता है अलहदा से, यानी जो किसी के साथ भी ना हो रहा हो मल्टीप्लाई किसी भी वेरिएबल के साथ, बल्कि अलहदा से लिखा हो, तो इसे हम कांस्टेंट कहते हैं। तो ये कांस्टेंट हमारे पास 1 था। तो ये तीनों को हमने अलग-अलग से लिख लिया है। इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट हमारे पास है और इसमें हमें एक एक्सप्रेशन दी गई है 3a प्लस 2b माइनस 4। इसके भी हमने तीनों चीज़ों को अलग-अलग करके लिखना है। तो क्वेश्चन को हम एक मरतबा सेम एज इट इज लिखेंगे 3a प्लस 2b माइनस 4। तो आप देख सकते हैं कि इसमें वेरिएबल्स भी हैं, कांस्टेंट भी है और कोफिशिएंट भी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे कोफिशिएंट्स। तो कोफिशिएंट्स में हमारे पास जो है वो एक 3 है और एक 2 है। यानी 3 भी a के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और 2 जो है वो b के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 3 और 2 ये हमारे पास आ गए हैं, क्या कोफिशिएंट्स आ गए हैं। एंड नेक्स्ट हमारे पास वेरिएबल है, तो a और b इसके वेरिएबल हैं। तो हम लिखेंगे a एंड b। a b इसके वेरिएबल्स आ गए। एंड जो कांस्टेंट है यानी जो किसी के साथ मल्टीप्लाई नहीं होते, सिर्फ एक ही है, 4 हमारे पास है, तो 4 इसका कांस्टेंट आ गया है। तो इन तीनों को हमने अलग-अलग से लिख दिया है। इसी क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है पार्ट नंबर 3, और थर्ड पार्ट में भी हमारे पास एक एक्सप्रेशन है पी क्यू। पी क्यू हमारे पास एक एक्सप्रेशन है, इसके भी हमने तीनों चीज़ों को अलग लिखना है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन लिखा। सॉल्यूशन लिखने के बाद हम एक्सप्रेशन को यानी पी क्यू को एक मरतबा सेम एज इट इज़ लिखेंगे। तो इसमें यहाँ पर जो कोफिशिएंट हमारे पास है, आप देख सकते हैं पी क्यू के साथ कोई भी नंबर मल्टीप्लाई नहीं हो रहा। तो जहाँ पर कोई भी नंबर मल्टीप्लाई ना हो वहाँ पर 1 होता है। तो यहाँ का जो कोफिशिएंट है वो 1 है। और इसी तरह वेरिएबल आप देख सकते हैं कि पी क्यू इसका वेरिएबल है, तो यहाँ पर हमने वेरिएबल की जगह पी क्यू लिखा। और कांस्टेंट हमारे पास कोई भी नहीं है, तो कांस्टेंट की जगह पर आप कुछ भी ना लिखें, ये कोई भी नहीं है, कांस्टेंट हमारे पास कुछ भी नहीं है। पार्ट नंबर 4 में भी हमें एक एक्सप्रेशन दिए गए है, इसमें से भी हमने तीनों चीज़ों को अलग से लिखना है। तो सॉल्यूशन लिखेंगे। सॉल्यूशन लिखने के बाद हम क्वेश्चन को एक्सप्रेशन को एक मरतबा सेम एज इट इज़ लिखेंगे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। तो यहाँ पर इस एक्सप्रेशन में आप देख सकते हैं कि हमें नंबर्स की जगह पर ए बी और सी दिए गए हैं, तो इसे आप नंबर ही कंसीडर कर सकते हैं। यानी यहाँ पर ए जो है वो एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, बी जो है वाई के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पर ए और बी जो है ये इसके कोफिशिएंट्स आ गए। तो हम ए और बी को कोफिशिएंट्स की जगह पर लिख देंगे। ये ए और बी कोफिशिएंट हमारे पास आ गए। इसी तरह वेरिएबल जो है वो हमारे पास एक्स और वाई हैं, तो वेरिएबल को हम एक्स और वाई की जगह पर लिख देंगे। एंड कांस्टेंट हमारे पास सी है, तो सी को हम कांस्टेंट में लिख देंगे। तो ये हमने इन तीनों चीज़ों को अलग से लिख दिया है। इसी क्वेश्चन का नेक्स्ट एंड लास्ट पार्ट हमारे पास है पार्ट नंबर 5, और फिफ्थ पार्ट में भी हमारे पास एक एक्सप्रेशन है 3a प्लस 4b इज इक्वल टू सी। इसके भी हमने तीनों चीज़ों को अलग से लिखना है, यानी कोफिशिएंट, वेरिएबल और कांस्टेंट को। तो सबसे पहले इस एक्सप्रेशन को एक मरतबा सेम एज इट इज़ लिखेंगे 3a प्लस 4b इज इक्वल टू सी।
तो कोफिशिएंट हमारे पास इसमें जो है वो है 3 और 4, क्योंकि ये वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो जो भी चीज़ वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई होती है वो हमारे पास होते हैं कोफिशिएंट। एंड जो वेरिएबल हमारे पास है वो है ए और बी, तो ए और बी को हमने वेरिएबल में लिखा। एंड सी जो है ये हमेशा कांस्टेंट होता है, तो सी को हमने कांस्टेंट में लिख दिया। तो ये हमने इन तीनों चीज़ों को लेते से लिख दिया है और यही हमारे पास आंसर है। एक्सरसाइज 6.3 का हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, और इसमें हमें कहा जा रहा है कि सेपरेट द लाइक टर्म्स इन द फॉलोइंग, यानी हमें कहा जा रहा है कि नीचे आपको हमने मुख्तलिफ टर्म्स दिए हैं, इनमें से जो लाइक टर्म्स हैं उनको आपने सेपरेट करके लिखना है। तो हमें जो टर्म्स दिए गए हैं वो कौन से हैं, सबसे पहले हम यहाँ पर वो टर्म्स लिखेंगे। ये हमारे पास डिफरेंट अलजेब्रिक टर्म्स दिए गए हैं, इनमें से हमने लाइक टर्म्स को अलग से करके लिखना है। तो सबसे पहले यहाँ पर लिख लेते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद आपको पता होना चाहिए कि लाइक टर्म्स कौन से होते हैं और अनलाइक टर्म्स कौन से होते हैं। तो जो लाइक टर्म्स होते हैं उनके वेरिएबल सेम होते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर 3a, 5a और इसी तरह 9a, यानी जिनके वेरिएबल जो हैं वो सेम हो, यहाँ पर भी a, यहाँ पर भी a और यहाँ पर भी a है, तो इनको हम लाइक टर्म्स कह सकते हैं। और जिनके वेरिएबल सही नहीं सेम ना हो, फॉर एग्जांपल 3a और 21m, यहाँ पर a वेरिएबल है और यहाँ पर m वेरिएबल है, तो ये दोनों अनलाइक हैं। अनलाइक टर्म्स इन्हें हम कह सकते हैं। तो हमने लाइक टर्म्स को अलग से करके लिखना है, तो सबसे पहले हमें 3a दिया गया है, तो हम 3a को लिखेंगे। 3a को हमने लिखा। अब देखेंगे कि 3a के अलावा a के साथ और कौन से वेरिएबल हैं, तो यहाँ पर है 5a, तो 5a को भी हम इसके साथ लिखेंगे। नेक्स्ट आगे जाएंगे तो यहाँ पर हम देख सकते हैं 9a और 76a, इन दोनों को भी हम यहीं पर इसी लाइन में लिखेंगे, यानी 9a और 76a। इन सबको हमने एक ही लाइन में लिख दिया। ए के सिर्फ यही वेरिएबल्स थे, तो ये हो गया, इनको हम टिक कर देंगे। ये हो गया, ये हो गया, एंड 9a और 76a, ये चारों हो गए। अब नेक्स्ट हमारे पास m है, तो m का हम लिखेंगे। 21m है, तो 21m को हमने लिखा। और अब हम देखेंगे कि m के साथ और कौन सा वेरिएबल है। 21 तो हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है 4m, तो 4m को भी लिख देंगे। एंड नेक्स्ट अब हम आगे जाएंगे तो अभी कोई भी वेरिएबल m के साथ नहीं है, तो ये यहीं पर ख़त्म हो गया है। नेक्स्ट अब हम यहाँ पर p दिया गया है, तो p का लिखेंगे। 8p को हमने लिख दिया, 8p को हमने यहाँ पर लिख दिया। अब p के साथ कोई दूसरा वेरिएबल जो है वो कौन सा है, वो 3p है, तो 3p को भी साथ में लिख देंगे। 3p को लिखा। एंड आगे p का भी कोई वेरिएबल नहीं है, तो इसको भी ख़त्म कर देंगे। नेक्स्ट हमारे पास s है, तो लिखेंगे 2s, 2s को हमने लिख दिया, इसे टिक कर देंगे। नेक्स्ट हम देख सकते हैं कि s का भी कोई वेरिएबल नहीं, ये एक ही था, तो इसको हमने लिख दिया। नेक्स्ट अब हम हमारे पास रह गया है एल का, तो एल का हम लिखेंगे। 8l हमारे पास है, तो हमने 8l को लिखा। एंड एल के भी आगे कोई वेरिएबल नहीं, तो इसको भी हम यहीं पर छोड़ देंगे। एंड लास्ट में आप देख सकते हैं जस्ट दो ही रह गए हमारे पास। एक है 17bc, 17bc को हम लिखेंगे 17bc। एंड लास्ट में है 9bc, 9cb। यहाँ पर बी सी है और यहाँ पर है सी बी, दोनों एक ही चीज़ है। कान को यहाँ से पकड़े, यहाँ से पकड़े, चीज़ एक ही बनती है। बी सी और सी बी ये एक ही चीज़ है। हमने जो पीछे प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी मल्टीप्लिकेशन की, उसमें हमने पढ़ा था कि ए मल्टीप्लाई हो रहा है बी के साथ, तो ये इक्वल होता है बी मल्टीप्लाई बाय ए के साथ। यानी अगर हम इसका ऑर्डर चेंज कर दें तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर जस्ट ऑर्डर चेंज किया गया है, यानी पहले बी सी था और यहाँ पर है सी बी, दोनों एक ही चीज़ें हैं, तो इसे हम लास्ट में लिख देंगे 9cb। ये दोनों एक ही टर्म्स हैं, तो लाइक टर्म्स हैं, तो इनको हमने साथ में लिख दिया है और यही हमारे पास आंसर है। एक्सरसाइज 6.3 का हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, और इसकी स्टेटमेंट है राइट द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बाय एडिंग द फॉलोइंग टर्म्स। यानी हमें कहा जा रहा है कि नीचे आपको हमने कुछ डिफरेंट टर्म्स दिए गए हैं, इनको आपने जोड़कर इसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की फॉर्म में लिख लेना है, लेकिन जोड़ना है एडिंग से, यानी दरमियान में एडिंग का साइन जो है, सब्ट्रैक्शन नहीं करना बल्कि जस्ट ऐड करना है इनको। तो इसमें हमें फर्स्ट पार्ट दिया गया है। फर्स्ट पार्ट में हमारे पास दो ही टर्म्स दिए गए हैं, एक्स एंड वाई। इनको हमने सोल्व करना है, तो सबसे पहले यहाँ पर लिख लेते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद हमें कहा गया है कि इन दोनों को आपने ऐड करना है, तो हम ऐड करेंगे। हमें टर्म्स दिए गए हैं एक्स और वाई, तो इन दोनों को हमने ऐड करना है, तो जस्ट दरमियान में एडिशन का साइन लगा देंगे, यानी एक्स प्लस वाई। तो एक्स प्लस वाई ये हमारे पास आंसर आ चुका है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की फॉर्म में। इसी क्वेश्चन का हमें सेकंड पार्ट दिया गया है, और सेकंड पार्ट में भी हमारे पास कुछ टर्म्स हैं। ए दिया गया है हमें, नेक्स्ट है 2a एंड नेक्स्ट है 3a। इनको भी हमने ऐड करना है, तो सबसे पहले यहाँ पर लिख लेते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद हमें तीन टर्म्स दिए गए हैं, a, 2a एंड 3a।
ये तीनों टर्म्स हमने दिए गए हैं, तो इनके दरमियान हम प्लस का साइन लगा देंगे 2a प्लस 3a, यानी जस्ट कॉमे की जगह पर हमने प्लस का साइन लगा दिया। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका वेरिएबल भी a है, इसका वेरिएबल भी a और इसका वेरिएबल भी a है, तो ये तीनों लाइक टर्म्स हैं। लाइक टर्म्स को हम आपस में प्लस कर लेते हैं। यहाँ पर इसका जो कोफिशिएंट है वो है 1, 1 प्लस 2 3 हो गया, 3 प्लस 3 ये हो गया 6, तो हम 6 लिख देंगे। और ए 3 मरतबा रिपीट हो रहा है तो ए को हम एक ही मरतबा लिख देंगे, यानी यहाँ पर 1a था, यहाँ पर 2a और यहाँ पर 3a था। तो हमने क्या किया कि इन तीनों को ऐड कर दिया, 1a प्लस 2a प्लस 3a, इन तीनों को हमने ऐड किया। ए 3 मरतबा है तो एक ही मरतबा लिखा, 1 2 3, 1 प्लस 2 3 हो गया, 3 प्लस 3 6 हो गया, तो 6a हमारे पास आंसर आ चुका है। इसी क्वेश्चन का हमें नेक्स्ट पार्ट दिया गया है, पार्ट नंबर 3, और थर्ड पार्ट में भी हमारे पास इसी तरह के कुछ टर्म्स दिए गए हैं। टर्म्स हमारे पास हैं x माइनस वाई एंड 3x, ये हमें कुछ टर्म्स दिए गए हैं, इनसे हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनाना है, तो सॉल्यूशन लिखेंगे। सॉल्यूशन लिखने के बाद हमें पता है कि x माइनस वाई एंड 3x, ये तीन हमें टर्म्स दिए गए हैं, तो इन तीनों को हमने जोड़ कर लिखना है, यानी प्लस करना है। तो x प्लस यहाँ पर है माइनस वाई, अगेन प्लस दरमियान में, और 3x। दरमियान में हमने प्लस क्यों लिखा, क्योंकि हमें क्वेश्चन में बताया जा रहा है कि आपने इसे प्लस करना है। तो नेक्स्ट हम इसे सोल्व करेंगे। x को सेम एज इट इज लिखेंगे, यहाँ पर बाहर प्लस है और अंदर माइनस है, तो प्लस माइनस ये हो जाता है माइनस, y को साथ में सेम एज इट इज लिखा, प्लस 3x को सेम एज इट इज लिख देंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 1x है, 1x प्लस 3x दोनों आपस में प्लस हो रहे हैं, तो 1 में हम 3 को प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 4x, और माइनस y को सेम एज इट इज लिखेंगे, 4x माइनस y, यही हमारे पास आंसर आ चुका है थर्ड पार्ट का। पार्ट नंबर 4 में भी हमें कुछ टर्म्स दिए गए हैं, इनको भी हमने सेम एज इट इज लिख लेना है, यानी इससे हमने बनाना है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो टर्म्स जो हमें दी गई हैं वो हमारे पास फर्स्ट है p, नेक्स्ट है p q, उसके बाद हमें q दिया गया है, एंड लास्ट में हमें r दिया गया है। तो आप देख सकते हैं कि सब डिफरेंट जो हैं वो टर्म्स हैं, कोई भी लाइक टर्म इसमें नहीं है, तो हम सबको सेम एज इट इज लिखेंगे, यानी p दरम्यान में प्लस, फिर हमें दिया गया है पी क्यू, दरमियान में अगेन प्लस, उसके बाद क्यू दिया गया है, दरमियान में अगेन प्लस, एंड लास्ट में है आर। तो इन सब को हम इस तरह लेदे लेदे से प्लस कर देंगे, क्योंकि लाइक फ्रैक्शन, लाइक जो है इसमें कोई भी नहीं है लाइक टर्म जिसे हम आपस में प्लस कर सकते हैं, और यही इसका आंसर है। पार्ट नंबर 5 हमारे पास है, और इसमें भी हमें एक एक्सप्रेशन दिए गए हैं, इसके हमने सब टर्म्स को, दो टर्म्स दिए गए हैं, इनको हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में लिखना है। तो टर्म्स हमारे पास फर्स्ट टर्म है 12a स्क्वायर, एंड सेकंड हमारे पास है 3b स्क्वायर। इन दोनों को हमने प्लस करना है, तो सिंपल क्या करेंगे, 12a स्क्वायर लिखेंगे, कॉमा की जगह पर दरमियान में प्लस का साइन, और 3b स्क्वायर को साथ में सेम एज इट इज लिखेंगे। अब ये दोनों अनलाइक हैं, यानी दोनों के वेरिएबल मुख्तलिफ हैं, तो यही हमारे पास आंसर है। नंबर 6 में हमें फ्रैक्शन की फॉर्म में कुछ टर्म्स दिए गए हैं, इनको भी हमने प्लस करना है, आपस में प्लस करके इसे एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनानी है। तो टर्म्स हमारे पास हैं 1 डिवाइडेड बाय वाई, सेकंड हमारे पास है 2 डिवाइडेड बाय एक्स, एंड थर्ड हमारे पास है 3 डिवाइडेड बाय 2। इन तीनों को हमने प्लस करना है, तो सिंपल क्या करेंगे, 1 डिवाइडेड बाय वाई को लिखेंगे, दरमियान में प्लस लिखा, 2 डिवाइडेड बाय एक्स को लिखेंगे, अगेन दरमियान में प्लस, एंड 3 डिवाइडेड बाय 2 को लिख देंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सबके डिनोमिनेटर मुख्तलिफ हैं, तो यह कि मज़ीद सोल्व नहीं हो सकते, तो यही इसका आंसर है। इस क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है पार्ट नंबर 7, और सेवन्थ पार्ट में हमें एक कुछ टर्म्स दिए गए हैं। टर्म्स क्या है हमारे पास, 2xy, yz एंड 4zx, ये हमें कुछ टर्म्स दिए गए हैं, इनको भी हमने ऐड करना है आपस में, और ऐड करके इनसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनानी है। तो टर्म्स हमारे पास जो है वो है 2xy, yz एंड 4zx। तो इन तीनों को आपस में प्लस करना है, तो 2xy को लिखेंगे, दरम्यान में प्लस का साइन, yz को लिखा, दरम्यान में अगेन प्लस का साइन, और 4zx को लिखेंगे, और दरम्यान में एक प्लस का साइन आ गया। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर xy है, जो वेरिएबल है वो xy है, यहाँ पर yz है, और यहाँ पर zx है। तीनों मुख्तलिफ वेरिएबल्स हैं, तो इसलिए आपस में सोल्व मजीद नहीं हो सकते, तो यही हमारे पास आंसर है। नेक्स्ट एंड लास्ट पार्ट हमारे पास है पार्ट नंबर 8, और इसमें भी हमें कुछ तीन जो है ये टर्म्स दिए गए हैं, इन्हें भी हमने सोल्व करके यानी ऐड करके इन्हें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की फॉर्म में लिखना है। तो फर्स्ट हमारे पास है 4x, नेक्स्ट हमारे पास है 5x एंड 6x स्क्वायर, ये तीन हमें दिए गए हैं टर्म्स, इन सबको हमने आपस में प्लस करना है।
तो 4x लिखेंगे, दरमियान में प्लस का साइन, 5x लिखेंगे, दरमियान में प्लस का साइन, एंड 6x स्क्वायर लिख देंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी x है और यहाँ पर भी वेरिएबल x है, दोनों प्लस हो रहे हैं। 4 में हम प्लस करेंगे 5 को, तो ये हमारे पास हो जाएगा 9, और x को साथ में सेम एज इट इज लिखेंगे, 9x हो गया, प्लस 6x स्क्वायर को सेम एज इट इज लिखेंगे। अब ये इसकी ऑर्डर थोड़ा सा चेंज है, यानी उलट है, गलत है। एक्स स्क्वायर हमेशा पहले आता है और एक्स बाद में आता है, तो हम इसका ऑर्डर चेंज कर देंगे, 6x स्क्वायर को पहले लिख देंगे, प्लस 9x को बाद में लिख देंगे, और यही हमारे पास आंसर आ गया है लास्ट पार्ट का। एक्सरसाइज 6.3 का हमारे पास नेक्स्ट एंड सेकंड लास्ट क्वेश्चन है इसी एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 8, और इसमें हमें कहा जा रहा है कि देयर आर 25 गर्ल्स एंड 27 बॉयज इन ग्रेड 6 इन अ स्कूल, यानी कहा जा रहा है कि एक स्कूल है और इसमें ग्रेड 6 यानी क्लास 6 के जो स्टूडेंट हैं उनमें से 25 गर्ल्स हैं और 27 जो हैं वो बॉयज़ हैं, एंड 30 बॉयज़ एंड 23 गर्ल्स इन ग्रेड 7, और क्लास 7 में यानी 7th ग्रेड में 23 गर्ल्स हैं और 30 बॉयज़ हैं उसी स्कूल के 7th क्लास में। अब हमें कहा जा रहा है कि राइट एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, आपने एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखनी है, किस काम के लिए हमने लिखनी है भाई, टू फाइंड द सम ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज इन द बोथ ग्रेड। आपने बोथ ग्रेड दोनों ग्रेड्स में यानी क्लास 6 और क्लास 7 में जितने गर्ल्स और बॉयज़ हैं उनको काउंट करके लिखना है उस एक्सप्रेशन के ज़रिए से कि कितनी गर्ल्स हैं और कितने बॉयज़ हैं दोनों क्लासेस में। तो ये हमने ये काम करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर सॉल्यूशन लिखेंगे। सॉल्यूशन लिखने के बाद हम सपोज कर सकते हैं, यहाँ पर हम लिखेंगे लेट्स सपोज। हम सपोज करेंगे कि जो गर्ल्स हैं उनको हम लिखेंगे जी से, तो हम गर्ल्स इज इक्वल टू जी, एंड जो बॉयज़ हमारे पास हैं उनको हम लिखेंगे बी से, स्मॉल जी और स्मॉल बी से हम इन दोनों को रिप्रेजेंट करेंगे। ये हमने सपोज कर दिया है। अब हम यहाँ पर लिखेंगे स्टूडेंट्स ऑफ ग्रेड 6, यानी जो ग्रेड 6 के स्टूडेंट हमारे पास हैं वो कितने हैं, उसमें से जो बॉयज़ हैं वो हमारे पास हैं 27, एंड जो गर्ल्स हमारे पास हैं वो कितनी है उसके भी हम यहाँ पर लिखेंगे, गर्ल्स हमारे पास हैं 25, यानी 27 बी हमारे पास हैं और 25 जी हमारे पास हैं, बी फॉर बॉयज़ एंड जी फॉर गर्ल्स। अब इसी तरह हम यहाँ पर ग्रेड 7 के लिए भी लिखेंगे, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं स्टूडेंट ऑफ ग्रेड 7, यानी ग्रेड 7 में जो हमारे पास स्टूडेंट है उसमें बॉयज़ कितने हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे बॉयज़ इज इक्वल टू, बॉयज़ हमारे पास जो ग्रेड 7 में है वो 30 हैं, एंड जो गर्ल्स हमारे पास हैं ग्रेड 7 में वो हमारे पास हैं 23, यानी 30 बी हैं और 23 जी हैं, बी फॉर बॉयज़ एंड जी फॉर गर्ल्स। अब हमने एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बनानी है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी बना लेते हैं। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में हम सबसे पहले 27 ग्रेड 6 से स्टार्ट करेंगे। ग्रेड 6 में 27 बॉयज़ हैं, तो 27 बॉयज़ को हमने लिखा, प्लस 25 गर्ल्स हैं तो 25 गर्ल्स को हमने लिख दिया, दरम्यान में अगेन प्लस, ग्रेड 7 में अभी हमारे पास 30 बॉयज़ हैं तो लिखेंगे 30 बी, प्लस, और गर्ल्स हमारे पास 23 हैं तो 23 जी हम लिख देंगे। अब इन सब को हमने आपस में प्लस करना है, हमने देखना है कि इसमें लाइक टर्म्स कौन से हैं और अनलाइक टर्म्स कौन से हैं। तो बी और बी ये दोनों लाइक टर्म्स हैं तो इन दोनों को प्लस करेंगे, यानी 27 में हम 30 को प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 57, और दोनों के साथ यानी इसके साथ भी बी लिखा हुआ है और इसके साथ भी बी लिखा हुआ है तो हम इसके साथ भी बी लिख देंगे, और यहाँ पर हमारे पास दरम्यान में प्लस का साइन लगा देंगे, और यहाँ पर है 25 और यहाँ पर है 23। 25 में 23 ये प्लस हो रहे हैं तो दोनों को प्लस करेंगे, 25 प्लस 23 ये हमारे पास हो जाएगा 48। इसके साथ भी जी लिखा हुआ है और इसके साथ भी जी लिखा हुआ है तो हम इसके साथ भी जी लिखेंगे, 25 बी एंड 48 जी, यानी 57 जो है वो बॉयज़ हैं एंड 48 गर्ल्स हैं ग्रेड 6 और ग्रेड 7 में। दोनों को मिलाकर हमारे पास बॉयज़ की तादाद जो बनती है वो है 57 और गर्ल्स की तादाद जो बनती है वो है 48, और यही हमारे पास आंसर है। एक्सरसाइज 6.3 का नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 9, और इसकी स्टेटमेंट है अरसलान इज़ वर्किंग एट अ बर्गर शॉप, यानी कहा जा रहा है कि अरसलान की एक बर्गर शॉप है और वो वहाँ पर काम कर रहा है। अब उसने क्या किया, ऑन मंडे, मंडे वाले दिन यानी पीर के दिन, सोमवार के दिन, ही सोल्ड 40 बर्गर्स, उसने 40 बर्गर बेचे, 25 फ्राइज बेचे एंड 60 कोल्ड ड्रिंक्स बेचे। कौन से दिन, मंडे वाले दिन। एंड ऑन ट्यूसडे, और ट्यूसडे वाले दिन ही सोल्ड 35 बर्गर्स, 35 बर्गर बेचे, 28 फ्राइज बेची और 58 जो है वो कोल्ड ड्रिंक्स बेचे।
अब हमें कहा जा रहा है कि राइट एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, आपने एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनानी है। किस काम के लिए हमने बनानी है जी? फाइंड, टू फाइंड, के फाइंड करने के लिए क्या चीज़ हमने फाइंड करना है? हाउ मेनी बर्गर्स, फ्राइज एंड कोल्ड ड्रिंक्स डिड ही सेल इन द बोथ डेज, यानी उसने इन दोनों दिनों में, मंडे और ट्यूसडे में, कितने टोटल जो है वो बर्गर, फ्राइज और कोल्ड ड्रिंक्स बेचे हैं, ये हमने फाइंड करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद हम सपोज करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे लेट्स सपोज। हमने सपोज कर दिया कि बी फॉर बर्गर है, यानी बर्गर को हम बी से डिनोट करेंगे। एफ फॉर फ्राइज, फ्राइज को हम एफ से लिखेंगे, और सी से हम लिखेंगे कोल्ड ड्रिंक्स को। तो अब हम यहाँ पर मंडे की रिपोर्ट लिखेंगे। हम यहाँ पर लिख सकते हैं ऑन मंडे ही सेल, यानी मंडे के दिन उसने क्या क्या सेल किया। तो यहाँ पर हम उसकी रिपोर्ट लिख लेते हैं। मंडे के दिन उसने जो सेल किया वो थे हमारे पास 40 बी, यानी 40 बर्गर्स उसने बेचे थे। और उसके साथ उसने क्या बेचा? प्लस उसने बेचा 25 प्राइस बेचे थे, तो 25 एफ उसने बेचे प्लस, और इसके साथ साथ उसने 60 कोल्ड ड्रिंक्स यानी 60 सी भी बेच दिए थे, सेल कर दिए थे। एंड अब यहाँ पर हम ट्यूसडे की रिपोर्ट लिखेंगे। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ऑन ट्यूसडे ही सेल, ट्यूसडे के दिन उसने कितने कितने सेल किए? तो ट्यूसडे के दिन उसने 35 बी यानी 35 बर्गर्स, प्लस उसके बाद उसने 35 सॉरी बल्कि 28 फ्राइज बेची थी, यानी 28 एफ बेचे थे। और लास्ट में उसने बेचे थे 54 सी, यानी 54 जो है वो कोल्ड ड्रिंक्स उसने बेचे थे। अब हमने क्या करना है कि इसकी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनानी है, और इसमें इन सब को आपस में प्लस करना है। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बना लेते हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हम क्या करेंगे कि मंडे और ट्यूसडे को प्लस कर देंगे। तो यहाँ पर हम लिख देंगे मंडे प्लस ट्यूसडे, मंडे और ट्यूसडे को प्लस कर देंगे। मंडे में उसने क्या किया, सेल किया, उसकी जगह पर मंडे की जगह पर वो लिखेंगे। मंडे में उसने 40 बर्गर सेल किए, तो 40 बी को लिखा, प्लस 25 फ्राइज थे, तो 25 फ्राइज को लिखेंगे, प्लस 60 कोल्ड ड्रिंक थे, तो 60 कोल्ड ड्रिंक्स को हमने लिख दिया। मंडे का रिपोर्ट हमारे पास आ गया है, दरम्यान में प्लस लगाएंगे। और ट्यूसडे के दिन उसने 35 बर्गर्स लिखे, सोल्व किए थे, सेल किए थे, तो 35 बी को हमने लिखा, प्लस 28 फ्राइज थी, तो 28 फ्राइज को हमने लिखा। एंड लास्ट में उसने 54 कोल्ड ड्रिंक्स सेल किए थे, तो 54 कोल्ड ड्रिंक्स को हमने लिख दिया। अब यहाँ पर हमने लाइक जो टर्म्स है उनको प्लस करना है, यानी 40 बी और 35 बी, ये दोनों आपस में प्लस हो रही हैं, तो उनको प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 5 बी, दरम्यान में प्लस का साइन। अब नेक्स्ट हमारे पास है 25 एफ। 25 एफ में हम 28 एफ को प्लस करेंगे, क्योंकि यहाँ के वेरिएबल भी एफ है और यहाँ वेरिएबल भी एफ है, दोनों प्लस हो सकते हैं। तो 25 प्लस 28 ये हो जाएगा 53। 53 एफ हमारे पास आ गए, प्लस लास्ट में हमारे पास रह गया 60 सी प्लस 54 सी, यानी यहाँ का वेरिएबल भी सी है और यहाँ वेरिएबल भी सी है, दोनों प्लस हो सकते हैं, तो प्लस करेंगे। 60 में 54 को प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 114। 114 के साथ हम सी लिख देंगे, यानी उसने दोनों दिनों में जो सेल की वो थी 85 बर्गर थे, 53 फ्राइज थी और 114 कोल्ड ड्रिंक्स थी। ये 2 दिनों की उसकी सेल थी और यही हमारे पास आंसर था। उसकी तो सेल थी लेकिन हमारा आंसर है।